नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? जय हिंद। हाँ, जय हिंद भैया। बहुत सारा आशीर्वाद। ललित कुमार, संजय, पार्ले जी, सचिन, मीणा, निशिता, चंदन, शीतल, डॉली, भानु, आराधना, अंकिता, योगेंद्र, सभी साथियों को गुड इवनिंग। एकदम मस्त। वेरी गुड। स्पेशल क्लास में कमेंट क्यों नहीं दिखते? हाँ, ये पॉइंट भी सही है, ये पूछना पड़ेगा। ठीक है। अपूर्व, थैंक यू। कल भी मार्च का टेस्ट रहेगा, बिल्कुल मार्च का टेस्ट रहेगा रोशन। कल भी मार्च का टेस्ट रहेगा, मार्च का पार्ट 2, है ना? बिल्कुल रहेगा। चलिए शुरू करें। चलिए, मजा आया आज। बहुत सारे लोगों को तो थोड़ा वो हुआ होगा, परेशानी हुआ होगा, है ना? चलिए शुरू करें। हाँ जी, जैसा कि आप सभी को पता है, जो रीति रिवाज, कस्टम, परंपराएं, प्रतिष्ठा जो भी है वो सब करने के लिए सबसे पहली प्रतिष्ठा जो है वो ये है कि भैया, वो परंपरा क्या क्या होता है ना, वो सब क्या है कि रेफरल कोड आपको बताया जाए कि यदि आप जुड़ते हैं अनअकैडमी पर और अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में कोर्स परचेज करते हैं तो अनअकैडमी आपको अंकित 10 लगाने पर फीस में 10% का डिस्काउंट देती है। साथ में यदि आप स्पेशल क्लासेस भी देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट और भी मिलता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैं मेरे कोर्सेज की बता दूं तो मेरे कोर्सेज 2 कैटेगरी में चल रहे हैं, एक है यूपीएससी, एक है एसएससी। यूपीएससी कैटेगरी में जो कोर्स चल रहे हैं यह है करंट अफेयर प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर लाया गया बैच है, और इस बैच में आप सभी साथियों को बहुत सारे ऑफर्स जो हैं वो एनी टाइम मिलते हैं। मतलब प्रीलिम्स मेंस की तो क्लासेस मिलती ही हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलती है इसी के अंदर। मेरे अलावा जितने भी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहे एडुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस भी आपको इसमें मिलती हैं। एसएससी के अंदर ऐसा होता है जी कि यहाँ फाउंडेशन बैच चल रहा है, और यहाँ फाउंडेशन बैच में अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, जल्दी ही भविष्य में हिस्ट्री आने वाली है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली जो क्वेश्चन है आपके सामने वो आपके सामने है। चलिए, सुदीप दास। हाँ भाई, स्नेक के काटने से हॉस्पिटल में थे। अरे भाई साहब, बच के रहिए। जगेंद्र, अब मोटिवेट कर दीजिए, मॉर्निंग में हमें डंडा मार दिया था। भाई मैंने किसी को डंडा नहीं मारा। चारू, हेलो सर, कभी तो रिप्लाई दीजिए। किस चीज का रिप्लाई चाहिए चारू तुम्हें? क्वेश्चन तो लिखो। हाँ भाई, आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और क्या है मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, इधर सुनिए। पहला सवाल है साथियों, मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में बताइए। मार्ले मिंटो सुधारों पर जरा विचार करिए और क्या क्या है इसको जरा सुनते हैं। देयर वर नेम आफ्टर द ब्रिटिश एमपी मिंटो एंड मार्ले। इनका नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं 1909 को। ठीक है। अच्छा, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है, ऐसा कह रहे हैं। दूसरा, इनमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया था। इनमें क्या किया गया था? विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि करके सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया था। चर्चा करेंगे इस बात का मीनिंग क्या है। दूसरा, इनमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखें। अब सवाल यह है कि साहब, इतनी भारी भारी लाइनें तो लिख दी गई, और इन भारी लाइनों को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि हम लोगों को यह ना पता हो कि असल में ये थे क्या, है ना? बहुत ही आसान तरीके से अगर मैं कह दूं तो ये क्वेश्चन आंसर उन लोगों के लिए तो सही है जिन्होंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रखी है। जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी उनके तो ऊपर से बाउंस बैक होना है। एक बार पोल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रीजनिंग से होने वाला सवाल है। अगर कोई व्यक्ति केवल रीजनिंग लगा लेता ना तो भी सवाल सॉल्व हो जाता। नॉलेज तो सेकेंडरी चीज है इसमें। एक छोटी सी रीजनिंग थी इसमें। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, प्रमोद कुमार सर, आप भी कभी सरकारी स्कूल में पढ़े हो क्या? क्या बात है, ऐसा सवाल आपने पूछ करके मेरी बाछें खिला दी। प्रमोद,
थोड़ा जान लो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। पहली बात तो ये है भाई मेरे कि मैं आज तक कभी प्राइवेट एजुकेशन लिया ही नहीं, डे वन से लेके आज तक। और तो और सरकार से स्कॉलरशिप लेके और पढ़ा हूं एनी टाइम। बचपन से लेके आज तक कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं लिया, ना ही कोई प्राइवेट ट्यूशन लिया, केवल सरकारी ही काम रहा है। और इवन जब आईआईटी गए तो सरकार ने बकायदा मंथली स्कॉलरशिप और दी कि भैया यहाँ बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो ये तो तुमने एकदम बढ़िया वाली बात पूछ ली। हाँ जी, अब थोड़ा सा इस चीज को करते हैं सॉल्व। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, मार्ले मिंटो की अगर हम बात करें तो यहां समझना मार्ले और मिंटो थे कौन। अगर कोई मुझे इतना सा बता दे, अगर याद हो मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर मिंटो तो थे वायसराय, यदि याद हो आपको, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मार्ले, है ना। तो यदि ये दो चीजें आपको पता रह जाती, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली चीजें हैं, मार्ले और मिंटो। मिंटो थे वायसराय, ये थे सचिव। अगर ये दो बातें याद रह जाती तो पहला पॉइंट तो स्वतः ही गलत होने वाला था। यदि पहला स्वतः ही गलत होने वाला था तो इसका मतलब ये गलत और ये गलत, तो ये सारा की सारा सवाल सही हो जाता। पहली बात तो ये है। हाँ, और रही बात इस चीज की, जो नाम पहले बोलता है वो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी बड़ी पोस्ट होती है, मतलब इस प्रकार से समझिए, जैसे आज भी जैसे वित्त सचिव है, विदेश सचिव है, ऐसे उस समय भारत सचिव हुआ करता था ब्रिटेन में, जो भारत का काम किया करता था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों पहला सवाल तो यहीं से संपन्न हो गया। अब सवाल बनता है कि इन दो का क्या इलाज करें। देखिए, जब तक आपको मार्ले मिंटो सुधार नहीं पता है, आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, थोड़ी सी हिस्ट्री मैं यहां पे आपको रिवाइज करा देता हूं। हालांकि देखिए, ये हिस्ट्री है, कोई मजाक नहीं कि मैं 2 मिनट में आपके सामने पूरा चीजें रिवाइज करा दूं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आप इसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। सुनिए साथियों। साथियों, आपको मालूम होगा कि भारत में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दुर्जन। याद है? अच्छा, आप लोग उसे करजन कहते थे। उस दुर्जन की ही देन थी कि बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन में 1905 के दौरान भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी। स्वदेशी आंदोलन की स्वदेशी आंदोलन की मांग उठी तो बंगाल विभाजन में कांग्रेस के दो धड़े बन गए। एक धड़ा था जो अपने आप को गर्म विचारधारा का मानता था, और एक दूसरा नर्म विचारधारा का मानता था। गर्म विचारधारा का धड़ा कहता था कि सर, अपन को ऐसा करना चाहिए कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसको पूरे भारत में फैला देना चाहिए। पूरे भारत में बोले तो भले ही ये समस्या बंगाल की हो, लेकिन इसके खिलाफ, जैसे आज भी आपने देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राज्य का मुद्दा हो, पूरे देश में भारत बंद बुला दिया जाता है। बोले वो गर्म दल वाले लोग थे जो कहते थे कि मुद्दा भले ही बंगाल का हो, लेकिन हमको आंदोलन सब जगह करना चाहिए। तो ये कौन थे? गर्म दल के लोग थे। नरम दल के कहते थे कि मुद्दा जब बंगाल का है तो विरोध भी बंगाल में होना चाहिए। इस बात को लेकर के ये दोनों लोग भिड़ गए तो आया 1907, और 1907 में कांग्रेस के अंदर हो गया विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरत विभाजन। इस सूरत विभाजन और बंगाल के विभाजन में दो चीजों के बीच में एक चीज थी, और वो क्या थी? यहां पर बंगाल विभाजन के दौरान जब दो बंगाल बनाए गए, जिसमें से एक था पूर्वी और एक था पश्चिमी। पश्चिम बंगाल तो आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश कहलाता है। साथियों, जब ये देश बनाए जा रहे थे तो एक तरफ मुस्लिमों की बहुतायत थी और एक तरफ हिंदुओं की बहुतायत थी। ऐसी स्थिति में इन दोनों परिस्थितियों को अंग्रेजों ने सोचा कि कैसे भिड़ाएं। तो भिड़ाने के लिए ढाका के अंदर आगा खां के नेतृत्व में, ढाका में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है, वो उस समय जो मार्ले मिंटो थे उनसे जाकर के मिला, और जाकर के कहा कि हमें क्या करना है। 1906 के अंदर जाकर के मिला और कहा कि हमें एक अपना प्रतिनिधित्व वो चाहिए, एक पार्टी बनानी है। बोले बना लो। कौन सी पार्टी बनाओगे? बोले मुस्लिम लीग बनाएंगे। बोले बना लो। इधर की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो 1905 से लेकर के 1907 में कांग्रेस का तो विभाजन हो गया, इधर कांग्रेस का तो विभाजन हो गया, और इसके बीच में एक पार्टी और बनकर के आ गई जो मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देती थी। यानी पूरी तरह से साम्राज्यवादी कार्य हो गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये पूरी तरह से साम्राज्यवादी कार्य हुआ तो ये ही कार्य
1909 के अधिवेशन जो मार्लेमेंटो सुधार आए उनमें परिलक्षित हुआ। क्या हुआ? यहां पर मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। और यह कहा गया कि आप लोगों को हम लोग क्या दे देते हैं, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पृथक निर्वाचन। जी हां, पृथक निर्वाचन पद्धति यहां दे दी गई। इसका मतलब क्या होता है कि मुस्लिम केवल मुस्लिम के लिए ही वोट करेगा और वो जाकर के चुनी हुई काउंसिल में बैठेगा। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? मुस्लिम केवल किसको वोट करेगा? मुस्लिम को वोट करेगा। इसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। इससे क्या नुकसान होने वाला था? कभी भी हिंदू मुस्लिम एक हो ही नहीं पाएंगे। इसी को फूट डालो राज करो की नीति कहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की जो व्यवस्था है वो यहीं से लागू की गई थी। अब आप पूछेंगे कांग्रेस की मांग का क्या हुआ? कांग्रेस मांगती क्या थी? कांग्रेस तो केवल यह कहती थी कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ा दीजिए। तो इनके प्रतिनिधित्व के लिए मेरे प्यारे साथियों उस समय की काउंसिल में सीटें बढ़ा दी गई, बाकी और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जाना जाने वाला मार्लेमेंटो 1909 बहुत ज्यादा खास है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? विद रिगार्ड टू लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1858 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने अपनी टीम से कहा कि कल कुछ सवाल बचे रह गए थे, उन सवालों को भी यहां उठा लेना। ठीक है, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पीछे से भी मिला। सुनिए साथियों क्या लिखा हुआ है। With regard to the law passed by the British Parliament in 1858, consider the following statement. एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल के लिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा हुआ गवर्नर जनरल वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब बिल्कुल यूं समझिए जी, जैसे आज हम बोलते हैं भारत में संविधान में आर्टिकल नंबर 74 होता है, 74 नंबर आर्टिकल है जो कहता है कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानेगा। पहली बात। ऐसे ही 163 के तहत हम लोग कहते हैं राज्य में कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उसकी बात मानेगा। सवाल पूछ रहा है कि क्या कुछ ऐसा था क्या कि उस समय के गवर्नर के लिए काउंसिल बनाई गई और काउंसिल बना करके उसकी बात को मानना कंपलसरी कर दिया गया। इसलिए यहां पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर गलत है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के केस में? बताइए साथियों, करें। बढ़िया सवाल है, आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। फॉल्स, गलत कौन सा है? अच्छा, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना, एक विद्यार्थी है जो बहुत देर से पूछ रहा है शुड आई स्किप द टेस्ट। तो भाई सोच इतना क्यों रहा है? भाई या बहन कौन है? कीर्ति सिंह। बेटा सोच क्यों रही हो? जाओ आराम से आराम करो। अब ये तो है नहीं कि तुमने नहीं पढ़ी है तो पहले मैं तुम्हें पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊं फिर तुम्हारे सवाल सॉल्व कराऊं। नहीं हो पाएगा बेटा। ये मैं जो सवाल के साथ जितनी अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं उतना दे पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए तो बेटा पूरा 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 पेड कोर्स चलता है। देखिए हम आपको अपनी रणनीति बता दें, एकदम क्लियर है और मैं जितना कर सकता हूं उतना आपके साथ बढ़िया कर रहा हूं। रणनीति ये होती है साहब अनअकैडमी पर हमारी क्या मतलब टीम की। ऑब्वियस सी बात है कि कोई इतना 50,000 रुपए का कोर्स क्यों खरीदेगा? यदि सारा कोर्स मैं यहाँ पर फ्री में करा दूंगा तो भाई फिर मेरी सैलरी कहां से आएगी? क्योंकि मैं तो पूरे टाइम में ना फ्री पढ़ा रहा होता हूँ ना आप लोगों को। तो हमारे लिए भी ना कुछ नियम है, वो ये है कि आप थ्योरी अगर पढ़ानी है, पेड कोर्सेज अगर पढ़ाने हैं आपको, कोर्स जिन्हें बोलते हैं, वो हम लोग प्लस कोर्स में ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना? यहाँ क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस में भी कोशिश ऐसी करता हूं कि जिस बच्चे ने खुद से पढ़ाई कर रखी है या कोर्सेज के माध्यम से पढ़ाई कर रखी है उसको सवाल के माध्यम से पढ़ने के प्रति रुचि जग जाएगी, नंबर एक। दूसरा, उसको यह हो जाएगा कि थोड़ी सुविधा हमारी समझ से उसके अंदर विकसित हो जाएगी कि हाँ भाई पढ़ना कैसे है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप लोग इस चीज को कतई गलत भी नहीं मानेंगे, है ना? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा ना दोस्त। तो थोड़ा हम लोग भी आपके साथ जैसे जैसे चल रहे हैं आप उसी में थोड़े खुश रहिए, है ना? चलिए साथियों, अब मैं इसमें झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं है ना, मैं खामोखा आपके सामने दातार बनूं ऐसा संभव नहीं है। कोर्स बिकते हैं तो हम लोगों की सैलरी जस्टिफाई होती है।
है ना, अदरवाइज तो फिर किसी किसी के कोई भी किसी भी एडुकेटर के लिए ये बात सही है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए साथियों। यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए, और वो क्या है? पॉइंट ये है कि जैसे आज होता है ना, आज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, हाँ जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज होता है, हम जो शब्द यूज करते हैं, और आज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये उस समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। मतलब जैसे हम आज बोलते हैं, आज और उस दिन में थोड़ा सा अंतर करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। पहले आज हमारे यहां पर राष्ट्रपति होता है, हालांकि हम राष्ट्रपति की सुनते कतई नहीं है, लेकिन आज का राष्ट्रपति और उस समय का गवर्नर जनरल, ये दोनों एक जैसी चीज थी, यूं समझिए आप। आज का राष्ट्रपति और उस समय का गवर्नर जनरल, मतलब जिन्ना तो इतने कंफ्यूज हो गए कि उनको यही नहीं पता चला कि भाई मुझे गवर्नर जनरल बनना चाहिए कि राष्ट्रपति, क्योंकि संविधान पे उनके पास अंबेडकर जी नहीं थे ना कि उनके पास कोई इतना दिमाग लगा करके ये सारी बातें सोच सकते। वो बोला कि मैं देश आजाद हुआ है, मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, मतलब उसको ये लगा कि यही पोस्ट है जो है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो हाँ, तो उस समय पर मेरे प्यारे साथियों, और हमारे यहां का राष्ट्रपति, और तीसरा जो पद है आप लोग जिसको पढ़ रहे हैं वो है वायसराय। अब मैं इन तीनों चीजों के अंदर थोड़ा सा अंतर बता देता हूं आप लोगों को। साथियों जब गवर्नर जनरल हुआ करता, पहले तो ये समझ लो ये लगभग एक जैसा है, ये लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं साथियों, और फिर मैं राष्ट्रपति पर आऊंगा। तीनों पद बराबर हैं ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और देखिए जब हम इसको बोलते हैं ना गवर्नर जनरल, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर एक पद और भी होता होगा जिसको हम गवर्नर कहते हैं, गवर्नर, यार ऐसे लिखते हैं शायद, गवर्नर, हाँ ठीक है, हाँ जी। सुनिए साथियों, गवर्नर जनरल तो होता क्या है, अब इधर सुनिएगा साथियों, इन दोनों के बीच में पहले अंतर समझो। गवर्नर जनरल वो पद है जो सभी गवर्नर्स में सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर आप पूछेंगे इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में उस समय गवर्नर का पद भी हुआ करता था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? राज्यपाल जिसको आज आप बोलते हैं, अंग्रेजों की ही देन है ये पद। ये गवर्नर उस समय के जो राज हुआ करते थे उनमें गवर्नर हुआ करते थे, जो ब्रिटिश राज हुआ करते थे, मुंबई हुआ, मद्रास हुआ, इन सब के अंदर क्या हुआ करते थे? गवर्नर के पद। इन सभी गवर्नर्स के ऊपर एक पद हुआ करता था जिसे आप गवर्नर जनरल कहते थे। 1857 तक यही हुआ करता था। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद में 1857 की क्रांति हो गई। जब क्रांति हो गई तो यह लगा कि यार ये आदमी अकेला निर्णय लेने के लिए अब एक प्रकार से समर्थ्य नहीं है, तो क्या किया जाए? इस आदमी के ऊपर एक आदमी और बिठा देते हैं, इस आदमी के ऊपर एक आदमी और बिठा देते हैं जो अब मैडम को रिपोर्ट करेगा। मैडम को रिपोर्ट करेगा मतलब जो हमारे यहां पर जो वो क्या कहते हैं विक्टोरिया बैठी हुई है उनको रिपोर्ट करेगा, और उसको कहा गया भारत का सचिव। ये आदमी बैठता कहां था? ये आदमी बैठता था ब्रिटेन में। देखो इस चीज को यूं समझो, आप इसको ऐसे समझो, उन लोगों के लिए भारत जो है ना आज जिसे हम एक देश समझ रहे हैं, अंग्रेजों के लिए मात्र एक डिपार्टमेंट था। आज जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे विभाग हैं, विभागों के अंदर सचिव हैं, जैसे वित्त विभाग का वित्त सचिव, वाणिज्य विभाग का वाणिज्य सचिव, विदेश का विदेश सचिव है, ऐसे ही रक्षा का रक्षा सचिव। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर भारत के लिए एक पद था जिसका नाम था भारत सचिव। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? तो भारत सचिव तो वहां नियुक्त किया जाता था, और उस भारत सचिव को डायरेक्ट यहां इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसके आदेशों की पालना करने के लिए वायसराय। तो अब आप बताइए भारत सचिव कौन हुआ? वायसराय और मैडम के बीच का आदमी, मतलब विक्टोरिया के बीच का आदमी। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? एक नया चैनल विकसित कर दिया गया। हालांकि ये पद एकदम अभी भी सेम ही थे, लेकिन लोगों को लगे कि वायसराय बदल दिया गया है, मिडिल मैन आ गया एक बीच में, एक पद और बीच में डाल दिया, इसलिए अब लोगों को फीलिंग आने लगी कि गवर्नर जनरल थोड़ा नीचे आ गया है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब तीसरी बात सुनते हैं जिसके साथ हम यहां पे बिल्कुल सब कुछ एज इट इज ही सेम चल रहा था। अब इस चीज को थोड़ा सा यूं समझ, अब गवर्नर को बात किसकी माननी है? तो गवर्नर के लिए मेरे प्यारे साथियों आज से नहीं, शुरुआत से ही जब आप लोग मतलब ये पढ़ते हैं 1773 का एक्ट पढ़ते हैं, 1773 के बाद में 93 तक जब जाते हैं, तभी उसके साथ में बिठा दिए गए थे कुछ लोग जो गवर्नर के साथ में बैठ करके निर्णय लेते थे कि गवर्नर देश को कैसे चलाए।
वही लोगों की काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाती थी। वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना दोस्तों, अब उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। सन 1773 के बाद से लेकर के पिट्स इंडिया 1784, 1793, धीरे धीरे ये आकार बढ़ता जा रहा था। असल में जो आज की संसद है, ये उस समय की, जो मेरे प्यारे साथियों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, जो उस समय 3 मेंबर की हुआ करती थी, आज बढ़कर के वो 543 मेंबर की है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ते थे ना आप लोग, वही धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसमें मतलब लोगों को लगा कि गवर्नर को बताने के लिए जो लोग होते हैं, पद भले ही एक हो, इसे कहते हैं प्रशासनिक पूरी। मैं आपको एक काम करूंगा, कल वाले सेशन में ही, इसके बाद में कल वाले सेशन में ही आपको जो प्रशासनिक विकास है सन 1773 से लेकर के 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, इनको क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, ताकि पढ़ाने से मतलब इन पर सवाल करा दूंगा, आपका बहुत बड़ा महत्व मतलब काम हो जाएगा इसमें, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे गवर्नेंस का विकास हुआ। पॉलिटी को समझने में इन चार्टर एक्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है साथियों। जब ये समझ में आते हैं ना, तो असल में चीजें समझ में आती हैं, है ना। मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के। फिर क्या है, तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सीधा थोड़ा और जल्दी मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूं। माफी चाह रहा हूं, थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अब इसको समझाना जरूरी है, तभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आएंगी। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी साथियों, वही काउंसिल धीरे धीरे राष्ट्रपति पद में तब्दील हुई। मतलब क्या हुआ, इधर से गवर्नर जनरल जो है वो इधर राष्ट्रपति में शिफ्ट हो गया। इंडिया जब आजाद हुआ तो राष्ट्रपति का पद हमने सृजित कर लिया। सृजित करके इसके लिए भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दी, और जो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई, उसके लिए हमने आर्टिकल बना दिया, दैट इज 74। इसके पास भी थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके पास भी थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस अंतर इतना था कि जब हम लोग आजाद हो रहे थे, तब हमने कहा कि राष्ट्रपति जो होगा हमारा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा, हमारा राष्ट्रपति आर्टिकल 74 के माध्यम से हमने बाध्य कर दिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य होगा। आई बात समझ में। लेकिन गवर्नर जनरल और वायसराय के केस में यह नहीं था। तो यहां क्या था, यहां गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने के लिए बाध्य नहीं था, केवल एक रबर स्टैंप था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? केवल उसको वही काम करना था, माफी चाहूंगा, मतलब ये रबर स्टैंप नहीं बोलते, इस चीज को बोलते हैं मतलब तानाशाह था एक प्रकार का, जो मन में आएगा वो करेगा, डिक्टेटर था। रबर स्टैंप तो हमने बना दिया। आ गई बात समझ में? उम्मीद है आपको मुद्दे समझ में आए होंगे। आपको पता है, हम लोग जब आजादी मांग रहे थे ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तब अंग्रेजों ने हमको पता है क्या गुगली पकड़ाई। उनने कहा एक काम करो, तुमको संविधान चाहिए, संविधान ले लो। अच्छा, फिर आपको संविधान चाहिए, संविधान ले लो, संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा बना लो, जो चाहिए चल लो, हमें बस गवर्नर जनरल का पद दे दो। हमने कहा ठीक है, गवर्नर जनरल का पद लेना चाहते हो ना, उसे डोमिनियन पद कहते हैं, डोमिनियन स्टेटस। आप बहुत बार सुनते होंगे ना, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस। हम कहते थे संपूर्ण आजादी, वो कहते थे डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो डोमिनियन स्टेटस में अंतर क्या था? डोमिनियन स्टेटस के अंदर यह था कि हम लोग आपके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करेंगे, बस हमारे गवर्नर को आपकी बात नहीं माननी पड़े, ऐसा नियम बनाओ। तो बेटा फिर तो तुम्हारी बातें हुई सारी, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रधान गवर्नर होता है? मतलब राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति है। फिर तो राष्ट्रपति का ही शासन हुआ ना, फिर संविधान क्या बना लिया? फिर तो सॉवरेनिटी बची ही नहीं। उस समय के अपने संविधान निर्माता समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं साहब, ये नहीं चलेगा, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमको खुद का चाहिए सारा के सारा मामला। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डायरकी का मतलब क्या होता है? यह बहुत ही सही सवाल है। डायरकी का मतलब क्या होता है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। बढ़िया सवाल है ये, करें अभी सॉल्व करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। इस शब्द को लेकर के साथियों
एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आज भी ब्रिटेन का डोमिनियन अरिजीत सामंता। बेटा वो डोमिनियन नहीं है, वो कॉमनवेल्थ रियलम है। कॉमनवेल्थ रियलम, उनके पास आर्टिकल 74 नहीं है। कॉमनवेल्थ रियलम दोनों में अलग चीज है। वो कॉमनवेल्थ बनने के बाद उनने उनकी प्रधानता स्वीकार की है ना। हाँ, ये वाली जो चीज, एक विद्यार्थी बिल्कुल एक पढ़ने वाला बालक क्लास में मिला, मजा आ गया। अदिति, बहुत बढ़िया बेटा। अदिति, तुम्हारे ही इस सवाल का जवाब देने का मैंने मन बनाया था। मतलब मैं खुद से आप नहीं भी पूछती तो भी जवाब इन दो चीजों का देने वाला था, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये डाउट रहता है कि मतलब है क्या डायआर्की। बस सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउस होना, लोकसभा और राज्यसभा, ये डायआर्की है ना। और हाँ, कुछ बच्चे तो मोनार्की से भी संबंध ले जाते हैं। मोनार्की, मोनार्की मतलब राजशाही। कुछ लोगों को लगता है दो दो नेता होते होंगे, है ना। टू गवर्नमेंट, नेमली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे टू रूलर, वन टू बी फ्रॉम लंदन, वन फ्रॉम दिल्ली, है ना। इन सारे शब्दों का मीनिंग समझाता हूं और अंत में यही पॉइंट सही क्यों है ये मैं समझाता हूं। आइए पहले समझने का प्रयास करते हैं। पहले डायआर्की समझिए, तब जाकर के मैं आप लोगों को ये सारी बातें समझाऊंगा। सुनिए साथियों, असल में क्या था आपको मालूम होगा, 1909 में तो मार्ले मिंटो हो गया और 1919 में एमसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। ठीक है। हाँ जी साथियों, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए इस बात को। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए तो हमारे यहां पर किया क्या गया, यहां पर मेरे प्यारे साथियों जो स्टेट लेजिस्लेचर था, यानी कि जो राज्य थे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, गवर्नर हुआ करता था राज्यों में, है कि नहीं। यहां पर मेरे प्यारे साथियों राज्यों में गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर था तो गवर्नर के पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, मतलब एक प्रकार की लेजिस्लेटिव असेंबली थी। आ गई बात समझ में। उस गवर्नर के पास में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी अंग्रेजों के समय, वहां पर विषय जो थे उन्हें दो भागों में बांट दिया गया। कौन से विषय बांट दिए गए अभी मैं बताता हूं साथियों। यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन लोग बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे, मिनिस्टर बैठेंगे। और मिनिस्टर जब बैठेंगे तो उनमें से मिनिस्टर्स के पास में कार्य वितरित कर दिए गए कि जो अंग्रेज मिनिस्टर होंगे वो तो ये वाले कार्य करेंगे और जो इंडियन मिनिस्टर होंगे वो ये वाले कार्य करेंगे। बोले जैसे सुरक्षा का काम हुआ, फाइनेंस का काम हुआ, जिनमें मतलब पुलिसिंग का कार्य हुआ, व्यवस्था का कार्य हुआ, ये तो सारे अंग्रेज करेंगे। आई बात समझ में। और कृषि जैसा कार्य हुआ, सिंचाई जैसा कार्य हुआ, ये कार्य कौन करेंगे, इंडियंस करेंगे। अच्छे अच्छे काम किसने ले लिए, अच्छे अच्छे काम ले लिए मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजों ने, जिसे रिजर्व कार्य बोलते हैं, रिजर्व लिस्ट के कार्य। और दूसरे जो प्रकार के कार्य थे जो दोयम दर्जे के थे, निम्न स्तर के थे, वो इंडियंस को दे दिए, जिसे ट्रांसफर्ड लिस्ट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए एक राज्य है जिसका नाम है मद्रास। अब मद्रास राज्य के अंदर राज करने के लिए दो प्रकार के लोग उपस्थित हो गए। कौन कौन से, एक तो अंग्रेज जो नियम बना रहा है और एक इंडियन जो नियम बना रहा है। अब इन दोनों के ही नियम मद्रास राज्य को शासित कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति एक है, शासन दो तरफ से हो रहा है। इसे क्या कहते हैं, डायआर्की कहते हैं। बोलिए क्या आपको यह शब्द समझ में आया, एक बार थम्स अप करिए। हाँ, ये सब क्वेश्चन बेटा यूपीएससी के ही हैं, है ना। मतलब इन सवालों को इसीलिए डिस्कस भी कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया। दो प्रकार से कार्य हो रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, Which of the following are the main feature of Government of Indian Act 1919? 1919 के, हाँ ठीक है ना, 1919 के अंदर कौन से फीचर जो थे, सारा पॉलिटी से लिंक हो रहा है विजन। बेटा पॉलिटी असल में हिस्ट्री से ही बनती है। अगर आपको वाकई में कभी पॉलिटी बहुत अच्छे से समझने का मन करे ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब से बक्सर और प्लासी हुआ, क्योंकि वहां पर सबसे पहले डायआर्की आती है। मतलब बक्सर से पहले जो प्लासी है, प्लासी के युद्ध का कारण डायआर्की है, उस समय की डायआर्की। क्योंकि वहां पर उस समय जब आप पढ़ते हैं तो यही तो पढ़ते हैं कि प्लासी के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, कि जो वो जो उस समय के लोग हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, उनको आने जाने के लिए जो टोकन व्यवस्था मिलती थी, ठीक है ना, एक स्टैंप जो मिलती थी, ठीक है, वो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के वहां पर उस समय के डायआर्की का प्रमाण था। हिस्ट्री अगर किसी ने मॉडर्न बहुत अच्छे से पढ़ ली
और मॉडर्न हिस्ट्री को देश की आजादी तक पढ़ लिया, उसके बाद पॉलिटी जो समझ में आती है उसका कोई अंत ही नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कुछ है साथियों, है ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ पूछो कौन सी बुक, तो बेटा विपिन चंद्रा डिटेल में नोवेल की तरह पढ़ना है और पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं आप लोग। Which of the following are the main feature of the Government of India Act? The system of diarchy is the executive government of the province. ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम ऑफ डायरकी जो था इन दी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, जो राज्य थे, प्रांत जिनको मैं कह रहा था स्टेट, हाँ दोनों हिंदी में भी आती हैं, वहां पर मेरे प्यारे साथियों डायरकी की व्यवस्था की गई। दूसरा, सिस्टम ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए इस बार हुआ था या पहले ही हो चुका था। ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द सेंट्रल टू द प्रोविंस, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो केंद्र से प्रोविंसेस की तरफ ट्रांसफर हो गए थे। कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद है मेरे एक जगह पॉज लेने से आपको बहुत सारी बातें वैसे ही क्लियर हो गई होंगी। ये विद्यार्थी पूछ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री बड़ी है या फिर इंडिया की। बेटा इसका मतलब तुम तैयारी में बहुत ज्यादा नए हो, आपके इस प्रश्न का मैं आंसर देना उचित नहीं समझता। स्पेक्ट्रम और विपिन चंद्रा में से कौन सी बेटर है। बेटा विपिन चंद्रा में से नोट्स हैं उनको स्पेक्ट्रम कहते हैं, यूं समझो। कई जगह तो विपिन चंद्रा की लाइन एज इट इज, विपिन चंद्रा खुद एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, उनकी किताब को स्पेक्ट्रम में एज ए नोट्स लिखा गया है, सारा सीक्वेंस एज इट इज ही मिलता है। यानी कि उस किताब को पढ़ने के बाद जब स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो ऐसा लगता है नोट्स बना करके दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम तो 1909 में ही दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1858 में ब्रिटिश रूल वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द रूल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू द ब्रिटिश एम्पायर। कानून बना करके भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रक वायसराय को बना दिया गया था। कौन सा कथन सही है। कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ इंडिया वाज गिवन टू द वायसराय, है ना। आप इन दोनों पॉइंट को ही अगर दो बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा ये पॉइंट एक दूसरे को ही काट रहे हैं, तो इनमें से कोई एक ही पॉइंट सही होगा। कॉमन सेंस लगा करके आप इसको सही कर दीजिए। बहुत सही, शाबाश। सही है, सही है। कहां उल्टे, करेक्ट पूछा गया है। एक बात बताइए, वायसराय को दे दिया था कि 1858 में, कि उसके ऊपर सेक्रेटरी बिठा दिया था। याद आ गया, सारा काम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने पास ले लिया ना, मैडम जी के पास चला गया, सेक्रेटरी बिठा दिया गया था। कहां कंफ्यूज हुए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू, हाँ भाई क्या था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को हम कौन सा सुधार मानते हैं। मतलब ये इतना बेसिक सवाल है, अगर ये किसी ने ये भी गलत किया इसका मतलब है कि फिर वो पढ़ाई करना ही नहीं चाह रहा है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर क्वेश्चन नहीं दिख रहे, एक बार के लिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूं, रुकिए। बहुत देर में दिखते हैं, इस क्वेश्चन का दोबारा से पोल, अब तो 100% सही कर ही दोगे, क्या बताना है इसमें। आईपीसी और सीआरपीसी की जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, मैं सैटरडे संडे वाले दिन अपना जो टाइम है उसमें से थोड़ा टाइम निकालने का प्रयास कर लूंगा।
अभी तो बिल्कुल पूरा सीजन पैक है, लेकिन हाँ मैं प्रयास जरूर करूंगा, आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊंगा, पूरी आईपीसी मैं याद कराऊंगा, ये प्रॉमिस है। जो भी बच्चे मुझसे आईपीसी की डिमांड कर रहे हैं, आईपीसी याद कराना मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं फुल रटाऊंगा आप लोगों को, बस लोड मत लीजिए, मस्त रहिए, सैटरडे संडे का समय मुझे दे दीजिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, क्लियर साथियों, क्यों? क्योंकि भाई यही चीजें तो आगे चल के संविधान बनी थी। अरे एक बात बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, हम लोग आज जो संवैधानिक व्यवस्था, अगर आप वाकई में बहुत अच्छे से संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो पूरा की पूरा ऐसा लग रहा है कि आज जो हम इतिहास, आज जिस पॉलिटी को हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, असल में उन दिनों का हुआ सारा की सारा विकास कार्य है, पुराने जमाने का हुआ विकास कार्य है। आज तो हम केवल माइलेज खा रहे हैं, हर एक चीज पे सालों साल बहस चली है। आज आप लोग तीन चीजें खट से पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि हमारे पार्लियामेंट में तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड, प्रेस, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। स्टार्ड में आप लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई साहब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए 20 साल आंदोलन चला है, तब जाकर के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की आजादी मिली है। आज हमें लगता है कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आइए। द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वर, बताइए 1857 की क्रांति के पीछे प्रमुख रीजन क्या था? शुभेंदु पर्याप्त है, पर्याप्त बेटा, आइए देखते हैं। इट कुड नॉट टेक ऑल द ऑर्गन एंड क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी अंडर। हाँ भाई, 1857 की क्रांति इतनी ही अच्छी क्रांति थी, तो फिर हम उसी समय आजाद क्यों नहीं हो गए? इसका मतलब हम लोग को आजादी फेल हो गई हमारी। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में घूम घूम कर आ रहा है 1857। हाँ ठीक है, क्वेश्चन शो नहीं हो रहे सूरज सिंह को और किसी को, एक बार बताइए, राजा राम को भी शो नहीं हो रहे हैं। क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं ना? ये तो बताओ यार, कुछ बच्चे जो हैं काफी देर से इशू क्रिएट कर रहे हैं। क्या मैं सही से सुनाई दिखाई दे रहा हूं तो ट्रू बताएं, नहीं तो फॉल्स। अच्छा, दिक्कत है तो यार क्या किया जाए आप बताइए। दिक्कत तो है क्योंकि बच्चों ने रिप्लाई किया है, कभी कभी अटक रहा है। नेट चेक करूं? यार नेट का तो इशू नहीं होना चाहिए। हम्म, एक मिनट रुको, आप कह रहे हो तो मैं कर लेता हूं, अदरवाइज मेरी तरफ से तो सब चीजें दुरुस्त हैं। एट्टी फाइव 88 MBPS का डाउनलोड स्पीड है यार, मेरा यहाँ तो सब सही चल रहा है, और अपलोड है 92 MBPS का। तो इसका मतलब यार कोई मेरे पार्ट पे तो इशू नहीं है ना? ठीक है, मतलब मेरे पार्ट पर दिक्कत नहीं है, और अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो साथियों मैं माफी इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि भाई है ही नहीं मेरे पार्ट में। अब आप थोड़ा सा मैनेज करिए, अदरवाइज मैं रिफ्रेश कर सकता हूं जो मैं कर चुका हूं। इट कुड नॉट टेक ऑल द ऑर्गन एंड क्लासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब 1857 की क्रांति सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सबको, हाँ सबको मेरे प्यारे साथियों अपने साथ नहीं ले पाई थी। दूसरा, दिस रिबेलियन कुड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, जो ये विद्रोह था ये पूरे भारतवर्ष में नहीं फैल पाया। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था, मतलब सोशल ऑप्शन टू इंप्लीमेंट आफ्टर द अथॉरिटी ओवर पावर, मतलब अगर सत्ता मिल भी गई तो क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं था। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, यानी कि वो बहुत ज्यादा ही पेट्रियोटिक हो रखे थे। किस कारण से ये फेल मारा, ये बताइए, सोचकर आंसर देना, आप लोग भावनाओं में बहके आंसर मत दे देना। प्रमोद, बहुत बढ़िया बेटा। अश्विनी, सर क्लास को नजर लग गई।
कोई नहीं बेटा, हमने वो वाला समय भी बिताया है जिस समय इंटरनेट नहीं था, हमने क्लास तब भी रिकॉर्ड कर करके अपलोड किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं से डरना नहीं। हाँ जी, मैं कहा था तब भी 18% लोग जो हैं उनको विद्रोहियों का अति राष्ट्रवादी होना गलत लगा। अरे भाई, भावनाओं में नहीं बहना है, मैंने कहा था पहले आपसे। ये कैसे गलत हो सकता है? राष्ट्रवाद था तभी तो जाकर के क्रांति हुई थी यार, है। इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से इसके खच्चे उड़ा दीजिए, बताइए कब किया गया था इसे। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मैं बोल देता हूं, आप अपने पास आंसर लिख लीजिएगा, आवाज तो आ रही होगी। मैं नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब क्या क्या किया आपने? इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल। इसके अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों बनाई गई थी, ठीक है। हाँ जी, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है करिए। With reference to the constitutional development in India, consider the following statement. Indian Council Act 1909 abolished the provision of official majority of the Central Legislative Council. यानी कि जो सरकारी अधिकारी अंग्रेजों के टाइम के थे, उनकी मेजोरिटी को कम कर दिया। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 reduces the central control in the provinces. सेंट्रल जो प्रोविंसेस हैं उनका कंट्रोल राज्यों में कम कर दिया। ये मैं पूरी तरह से सवाल समझाने की स्थिति में हूं यदि मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो। अब मुनेश लिख रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पोल नहीं दिख रहा, तो करें क्या यार? अब आने लगा है, क्वेश्चन लेट शो हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा रुक के पोल दीजिए, ठीक है। आराम से पोल करिए, फिर भी नहीं हो पाए तो आप अपने पास कर लीजिएगा। सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ विद्यार्थी सी में भावनात्मक रूप से बह गए, उनने सवाल समझने का काम ही नहीं किया। क्या था सवाल? इंडियन काउंसिल एक्ट अबोलिश्ड द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका मीनिंग क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट ने ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको कम करने का प्रयास किया, कतई नहीं किया। यानी अंग्रेज कभी ऐसा कर भी नहीं सकते सपने में कि खुद की मेजोरिटी कम कर लें, ये बात तो पहले से ही तय मान के चलो। दूसरी बात, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 रिड्यूसेस द सेंट्रल कंट्रोल इन द प्रोविंस। ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी ऐसा हो गया था कि जो प्रोविंसेस थे, यानी जिसे हम आज स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, प्रांत कहते हैं, उन प्रांतों में मेरे प्यारे साथियों विषयों का बंटवारा कर दिया गया। प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? प्रांत। विषयों का बंटवारा कर दिया गया, यानी कि अब इंडियन मंत्री भी मंत्री बन गए थे। मैंने कहा ना आपको, भले ही हमें अच्छे डिपार्टमेंट ना मिले हों, लेकिन डिपार्टमेंट तो मिले थे। भले ही हमें इंडियन डिपार्टमेंट नहीं मिले, तो इसमें कंट्रोल कम कैसे हुआ? कंट्रोल कम ऐसे हुआ कि पहले तो सारे मंत्री पद अंग्रेज अपने पास ही रखते थे, अब कम से कम राज्यों को यानी प्रोविंसेस के अंदर केंद्र ने अपने काम स्थानांतरित तो किए, ट्रांसफर लिस्ट तो बनाई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। कैलाश बहुत बढ़िया, विषयों का बंटवारा हुआ। क्लियर? चलिए आखिरी सवाल। With reference to the system of diarchy started as a result of the Government of India Act 1990, consider the following statement. The originator of this system was Sir Leon Curtis. डायरकी का मतलब शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? सर लियोनोल कर्टिस। नंबर 1, अंडर दिस सिस्टम ऑल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सभी विषयों का बंटवारा 2 भागों में कर दिया गया, केंद्रीय सूची के विषय और राज्य सूची के विषय। कौन सा कथन सही है? मैंने अभी पढ़ाया है विषयों का बंटवारा, तो आप लोगों को मुझे लगता है कम से कम विषय के बंटवारे वाले पार्ट पर आप गलती नहीं करेंगे। फिर भी कर दी। अरे भाई, मैंने विषयों को 2 भागों में बांटा था, ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। इसमें केंद्रीय और प्रोविंशियल लिस्ट कहां आ गई? मैंने कितनी देर से बता रहा हूं, विषयों का बंटवारा किया कि साहब पुलिस
ये संभालेंगे रिजर्व लिस्ट वाले, ट्रांसफर लिस्ट वाले कृषि संभालेंगे। इतनी देर से बोल रहा हूं। तो विषयों का बंटवारा मेरे प्यारे साथियों प्रोविंसेस में 2 भागों में किया गया था। एनीवे, आज टेक्निकल एरर के कारण आप लोग भी क्वेश्चन अटेम्प्ट सही उस स्थिति के साथ नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपने विनर्स घोषित कर दें। राजीव, राहुल, कृषु, निर्मल, दीपक, सुभाष, शालू, नवनीत, दीपक, रिजवी, ये परफॉर्मर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को इसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ने के अंदर आया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। कल 1773, 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट और 1793, ये 3 चीजें पढ़ करके आनी है आप लोगों को। इन तीनों से सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, कल पढ़ के आइएगा। और जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके पेड कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, एसएससी के पेड कोर्स में मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा भी मैं। ठीक है ना, तो जो भी फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटी भी बहुत डिटेल से आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है, डन है। और यूपीएससी के अंदर अभी गवर्नमेंट स्कीम वाला पोर्शन शुरू हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही अल्टीमेट सेशन शुरू हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल सुबह मार्च का सेकंड हाफ कराया जाएगा, यानी मार्च वाले करंट अफेयर का दूसरा हिस्सा कंप्लीट कराया। ठीक है, और कॉम्बैट और उसके बारे में, राइज के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। यूपीएससी की टाइम क्लास होती है सुबह 9 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।